हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अंशु सक्सेना आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज जो फंगस हम लोग पढ़ेंगे वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आपने बहुत ज़्यादा अपने रूटीन की लाइफ में देखी होगी। पेनिसिलियम एक सैप्रोफिटिक कवक है, मृतजीवी कवक है और इसको हम नीली हरी मोल्ड्स के नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन मोल्ड्स या नीली हरी फफूंद के नाम से जानते हैं। ये जो फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, एक ऑरेंज को बहुत समय तक आप पड़ा रहने देंगे तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर वाइट पाउडरी मास दिखाई देता है, जो कि बाद में ग्रीन या ब्लैक हो जाता है। ये फंगस है। रेनी सीजन में जो लेदर के आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर, या ब्रेड आप बाहर पड़ी छोड़ दीजिए, उसके ऊपर फफूंद लगी हुई होगी। कई बार अचार के ऊपर भी फफूंद लग जाती है। तो ये जो फफूंद है ये बेसिकली पेनिसिलियम है, जो कि अधिकतर हमको रेनी सीजन में देखने के लिए मिलती है। सड़ी गली सब्जियों में, फलों में, मांस में, डबल रोटी के ऊपर आपको कई सारी जगह, इवन ऑन दी वुड, टूटा हुआ लकड़ी पड़ी हुई है उसके ऊपर आपको फफूंद लगी हुई। कई बार हम बिना धुले हुए कपड़े अगर अलमारी में लटका देते हैं तो बरसात के बाद उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, एंड दिस स्मेल इज़ ड्यू टू दी कल्चरिंग ऑफ पेनिसिलियम इन दैट क्लॉथ। तो इस तरीके से पेनिसिलियम हमको आए दिन दिखाई देती रहती है। अब पेनिसिलियम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए। ये एक्चुअली पेनिसिलियम एक्सीडेंटली इसकी उत्पत्ति हुई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो बैक्टीरिया के ऊपर को स्टडी कर रहे थे, बैक्टीरिया की। और क्या हुआ कि उन्होंने जो कल्चर मीडियम बनाया उसमें बैक्टीरिया की जगह पेनिसिलियम ग्रो कर गई। तो उस पेनिसिलियम को उन्होंने स्टडी किया और फिर उसके बाद उनको एक नई फंगस दिखाई दी माइक्रोस्कोप में, तो और उन्होंने उसको पेनिसिलियम नाम दिया। तो पेनिसिलियम एक शब्द है पेनिसिलस, जिसका मतलब होता है कलाकार की कूंची। तो इसके जो कोनिडियोफोर्स होते हैं वो आर्टिस्ट के ब्रश के जैसे, उसमें काफ़ी लंबे लंबे प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्रश में बाल होते हैं वैसे ही कोनिडिया दिखाई देते हैं। उसके नाम पर इन्होंने नाम डाल दिया पेनिसिलस। अब अगर हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो किंगडम फंजाई, डिवीजन एस्कोमाइकोटा, क्लास यूरोशियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरोशियल्स, एंड फैमिली ट्राइकोकोमेसी फैमिली, या यूरोशियसी फैमिली भी कुछ लोग कहते हैं, वो है। और जीनस इज पेनिसिलियम। देर आर 250 स्पीशीज ऑफ पेनिसिलियम फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इन इंडिया नियरली 100 स्पीशीज आर फाउंड ऑफ पेनिसिलियम। दिस इज द कोनिडिया। ये आपको कोनिडियोफोर्स नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये कोनिडियोफोर्स है और इन कोनिडियोफोर्स के ऊपर चेन्स में कोनिडिया लगी हुई हैं। these green ball like structures are known as कोनिडिया। तो ये इसका कोनिडियोफोर और कोनिडिया का स्ट्रक्चर्स है। अब हम आते हैं, अगर कहीं पर भी कल्चर हुआ दिखाई देता है तो वो ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अगर हम इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखें तो इसका कवक जाल बहुत ज़्यादा शाखित होता है, सेप्टेट होता है, पटयुक्त होता है। कोशिका भित्ति इसकी पतली होती है और हर कोशिका में एक या एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। और कवक जाल अधिकतर जो सबस्ट्रेटम होता है या दो स्तर होता है उसकी सतह पर उगता है, लेकिन कुछ हाइफी कई बार सबस्ट्रेटम के अंदर भी थोड़ी गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं
और वहाँ से खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। कई अवस्था में अगर हम माइसीलियम को देखें तो वो दिखाई नहीं देता, एक स्मेल सी आती है लेकिन दिखाई नहीं देता। कुछ समय तक ब्रेड के ऊपर ब्रेड को अगर आपने बाहर डाल दिया और वो पुरानी है तो एक अजीब सी गंध उसके अंदर आती है। वो किसके कारण होती है? वो होती तो पेनिसिलियम के कारण ही है, लेकिन वो पेनिसिलियम हमें दिखाई नहीं देता, वो ग्रीन कलर हमें दिखाई नहीं देता। तब तक उसमें सिर्फ माइसीलियम की ग्रोथ हुई होती है और वो माइसीलियम हाइलाइन होता है। लेकिन जैसे ही कोनिडिया का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, उनमें कलर आ जाता है, भित्ति कोनिडिया की रंगीन हो जाती है, जिसके कारण उस ब्रेड के ऊपर हमको स्पोर्स दिखाई देने लग जाते हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। ये वेजिटेटिव थैलस है जिसमें साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। ये इसके अंदर सिंपल पोर्स होते हैं। यहाँ पर सेप्टा है, ये सेप्टा दिखाई दे रहे हैं। इन सेप्टा में बीच बीच में सिंपल पोर्स होते हैं। एक छेद आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द पोर। इसके अलावा इसके अगर हम सेल को देखें तो उसमें वही माइटोकॉन्ड्रिया है और ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल की तरह से होता है। माइसीलियम रन कर रहा है, उसके ऊपर की तरफ ऐसे कोनिडियोफोर निकल के आ जाते हैं जिनमें फर्दर ब्रांचिंग होती है और कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेल स्ट्रक्चर। एक न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है, रिबोसोम्स होंगे यहाँ पर, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको सिंपल पोर दिखाई दे रहा है, ये सेप्टम है। अगर हम सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल माइक्रोफाइब्रिलर होती है, लेकिन पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर 3 लेयर्स की सेल वॉल होती है। सबसे बाहर वाली लेयर ग्लूकेन की बनी होती है, मिडिल लेयर प्रोटीन की बनी होती है और अंदर वाली जो लेयर होती है वो उसमें काइटिन के फाइब्रिल्स होते हैं और अंदर वाली लेयर में पैक्टिक और हेमीसेल्यूलोज। सो पैक्टिक मटेरियल, हेमीसेल्यूलोज एंड काइटिन, these 3 things are found in the inner layer। उसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल ऑर्गेनेल्स और रिजर्व फूड मटेरियल को घेरे हुए होती है। रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में इसमें पाया जाता है और आस पास की जो सेल्स हैं, वन सेल इज दिस इज वन सेल, this is another cell and this is the third cell. So 2 cells remain connected with each other with the help of simple pore। तो आपस में कोशिकाओं के मध्य सिंपल पोर्स के माध्यम से एक कनेक्शन बना हुआ होता है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। कहीं पर माइसीलियम लगा हुआ है और वो माइसीलियम किसी भी कारण से बीच में से टूट गया या अलग अलग हो गया, तो जितने भी टुकड़े होंगे उस माइसीलियम के वो नया माइसीलियम बना लेंगे, नई प्लांट बॉडी बना लेंगे। उसके बाद दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोनिडिया के माध्यम से होता है। एक बहुवचन को हम कोनिडिया बोलते हैं और एक वचन में उसको कोनिडियम बोला जाता है। और ये कोनिडिया शाखित या अशाखित, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड इरेक्ट कोनिडियोफोर्स पर बेसिपिटल मैनर में विकसित होते हैं, तलाभिसारी क्रम में, यानी कि यंग कोनिडिया नीचे की तरफ बनेगी, दिस इज यंग कोनिडियम, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे कोनिडिया मैच्योर होती हुई चली जाएगी। अब जो कोनिडियोफोर है वो कोनिडियोफोर
दिस इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कोनिडियोफोर जो है उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक शाखाएं होती हैं। मैंने आपको बताया कि कोनिडियोफोर ब्रांच्ड होता है। जब एक बाइफर्केशन होता है तो वो प्राथमिक हो गई, उसके बाद में उनमें फर्दर डिविजन्स होगा तो द्वितीयक होगा, और फिर डिविजन्स होंगे तो तृतीयक शाखाएं बनेंगी। और इन सारी शाखाओं को हम क्या बोलते हैं? मेट्यूली। सो ऑल द ब्रांचेस ऑफ कोनिडियोफोर्स आर नोन एज मेट्यूली। और ये मेट्यूली एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती हैं, बहुत निकट होती हैं। और हर मेट्यूली जो कि सबसे ऊपर वाली होती है, अगर दो प्राइमरी और सेकेंडरी हैं तो सेकेंडरी के ऊपर, और अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैं तो टर्शरी वाले के ऊपर, मेट्यूली के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको फाइलेट्स या स्टेरिगमेटा बोलते हैं। ये बोतल के आकार की संरचनाएं होती हैं और इन स्टेरिगमेटा से ऊपर की तरफ कोनिडिया कटते हैं। और एक कोनिडियम कट गया, थोड़ी समय के बाद में उसके स्टेरिगमेटा के टिप पर दूसरी कोनिडियम कटेगी, और जो पहले वाली कोनिडियम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी आगे हो जाएगी, जब उसके नीचे एक नई बन जाएगी। फिर ये जो दूसरी बनी है इसके नीचे एक नई बन जाएगी। तो इस तरीके से 3 कोनिडिया एक श्रृंखला में आ जाएंगी। और जो मैच्योर है, जो बाद में बनती है, वो ऊपर की तरफ होगी, और उसके नीचे उससे पहले उसके बाद बनी वाली, उसके नीचे उसके बाद बनी वाली, और सबसे नीचे स्टेरिगमेटा के एकदम नज़दीक जो होती है वो वाली कोनिडियम होती है जो कि सबसे लास्ट में बनती है। तो ये कोनिडिया एक तरीके से एक चेन्स में होती हैं। कोनिडिया गोल होती हैं, अंडाकार होती हैं, और अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ग्लास बीड्स, कांच की गोलियों की जैसी कोनिडिया दिखाई देती हैं। कोनिडिया का जो विशेष रंग है वो उसके द्वारा पेनिसिलियम की अलग अलग स्पीशीज़ को पहचाना जा सकता है। कुछ जातियाँ होती हैं जैसे पेनिसिलियम थोमाई में कोनिडियोफोर जो होते हैं वो अशाखित होते हैं, उनमें ब्रांचिंग नहीं होती। कोनिडिया का डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया। और डिटेल में हम देखना चाहें, दिस इज द स्टेरिगमेटा। ये एक स्टेरिगमेटा है। इस स्टेरिगमेटा के अंदर एक न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस के अंदर समसूत्री विभाजन होगा और 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, एक ये और एक ये। और इधर ऊपर की तरफ एक उभार बन जाएगा, एक प्रोट्यूबरेंस जैसी बन जाएगी मेट्यूली में या फाइलिड के अंदर। और ये जो 2 न्यूक्लियाई बने उनमें से एक इस उभार में शिफ्ट हो जाएगा और एक कोनिडियम बन जाएगी सेप्टम का फॉर्मेशन हो करके। फिर कुछ समय के बाद जो नीचे वाला जो फाइलेट के अंदर न्यूक्लियस है वो फिर से विभाजित करेगा और एक बीड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा जो कि होगी दूसरी कोनिडियम। इस तरीके से चेन में कोनिडिया आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। अच्छा, ये जो कोनिडिया है, ये कोनिडिया की भित्ति जो होती है उसमें या तो नीला होता है या हरा होता है या ट्रांसपेरेंट भी होता है भित्ति का कलर। और भित्ति जो होती है वो बाइलेयर्ड होती है। बाहर वाली भित्ति चिकनी हो सकती है या फिर उसके ऊपर कंटकीय हो सकती है। एक्साइन जो है वो चिकनी हो सकती है या कंटकीय हो सकती है, जबकि अंदर वाली जो लेयर है वो हमेशा कोमल होती है और चिकनी होती है। और अगर हम कोनिडियम की भित्ति को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके अंदर 4 लेयर्स दिखाई देती हैं, W1, W2, W3 और W4। इन कोनिडिया का जो डिस्पर्जल होता है
वो हवा के द्वारा होता है। अब कोनिडिया किसी उचित माध्यम में अनुकूल परिस्थितियों में जल अवशोषित करके जिस भी सबस्ट्रेटम पर गिरी है उस पर उसकी जो बाह्य भित्ति होती है कोनिडियम की, आउटर वॉल, सेल वॉल की, वो फट जाती है और अंदर वाली वॉल जो कि इलास्टिक होती है, कोमल होती है, वो एक जनन नलिका के रूप में बाहर निकल आती है और फिर वो वृद्धि करके एक नया माइसीलियम बना लेती है। नाउ दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेनिसिलियम में लैंगिक जनन का केवल कुछ ही जातियों में अध्ययन किया जाता है और ये सारी की सारी जातियां होमोथैलिक होती हैं, ये समजालिक होती हैं और अधिकांश जातियों में क्या है कि लैंगिकता का न्यूनीकरण देखा गया है, दैट इज रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी। नर और मादा जो जननांग होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे आर एक्टिव बट देयर इज नो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल गैमेट एंड द मेल गैमेट। नर और मादा केंद्रकों का आपस में संलयन नहीं होता है। सो दिस सॉर्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ कोनिडिया। पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, उस पे दोनों तरह के जननांग उपस्थित होते हैं, लेकिन फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एस्कोगोनियम, उसका केंद्रक और उसके ही दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं। मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन होने की बजाय एस्कोगोनियम के कोई भी दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोई भाग नहीं लेता, हालांकि कांटेक्ट होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का और सिर्फ प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी नहीं होती। खाली कोशिका द्रव्य संलयन होता है, केंद्रक संलयन उसमें नहीं होता। और अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखें तो उनका विकास कैसे होता है कि कोई माइसीलियम पड़ा है, उस माइसीलियम में से कुछ ऊपर की तरफ एक उभार जैसा बन जाता है जिसके अंदर इनिशियली एक केंद्रक होता है। प्रारंभ में उसमें एक केंद्रक होता है, लेकिन बाद में उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं और ये वो आकार में बड़ी होती चली जाती है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एस्कोगोनियम। जैसे जैसे एस्कोगोनियम का विकास होता है उसी के पास में माइसीलियम से एक और ब्रांच ऊपर की तरफ निकलती है जिसको कि हम एंथ्रीडियल ब्रांच कहते हैं और ये एंथ्रीडियल ब्रांच एस्कोगोनियम के चारों तरफ लिपट जाती है और इसके ऊपर की तरफ एक एंथ्रीडियम का निर्माण हो जाता है। ये एंथ्रीडियम बन गया सबसे ऊपर की तरफ। एंथ्रीडियल ब्रांच में एक सेप्टा के द्वारा बाकी एंथ्रीडियल ब्रांच से वो पृथक हो जाता है और ये जो एंथ्रीडियम है ये इस एस्कोगोनियम में एक जगह आकर के अटैच हो जाता है। अब ये एस्कोगोनियम का विकास अलग तरीके से होता है। जब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो इसके न्यूक्लियाई का रीअरेंजमेंट होता है और वो इस तरीके से होता है कि दो दो न्यूक्लियाई के पेयर्स बन जाते हैं और हर दो न्यूक्लियाई के पेयर्स के बीच में सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है लाइक दिस और इसमें कई सारी सेल्स एक सीरीज में बन जाती हैं जिनके अंदर दो दो न्यूक्लियाई होते हैं। कोशिकाओं एस्कोगोनियम के अंदर विभाजन कोशिका का इस प्रकार से होता है कि हर कोशिका के अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं। अब ये जो मैच्योर्ड एस्कोगोनियम है
इसकी प्रत्येक कोशिका एक एस्कोजिनस हाइफा बना लेती है। उसके अंदर सपोज कर लीजिए कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एस्कोगोनियम की, ये एस्कोगोनियम बना। एस्कोगोनियम की हर कोशिका के अंदर दो दो न्यूक्लियाई हैं। अब इसमें सेल डिवीजन हुआ और हर कोशिका ने, इस कोशिका ने ये बना लिया, इस कोशिका ने ये बना लिया। इस तरीके से एक ब्रांच्ड एस्कोजिनस हाइफा बना लिया। इसमें सेल डिवीजन हुआ, बहुत सारी कोशिकाएं बनी और उनमें से प्रत्येक कोशिका के अंदर दो दो न्यूक्लियाई थे। अब इस एस्कोजिनस हाइफा जो बना, उस ये देखिए, ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एस्कोजिनस हाइफा है। एक पहले बड बनी, उसके बाद फिर डिवीजन डेवलपमेंट हुआ, फिर और सेल डिवीजन हुआ, और ये जो ऊपर वाली एस्कोजिनस हाइफा की ऊपर वाली टर्मिनल बाइन्यूक्लिएट सेल, द्विकेंद्र की कोशिका जो कि टर्मिनल पोजीशन पर है, शीर्ष में है, वो एस्कस मदर सेल की तरह से काम करती है। और इस शीर्ष कोशिका में के जो दोनों न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं और एस्कस बन जाती है। इनके डायग्राम, दिस इज यंग एस्कस, जिसके दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो गए और 2n न्यूक्लियस बन गया। अब ये जो एस्कोजिनस हाइफा है, इसका केंद्रक डिप्लॉयड हो गया, दो न्यूक्लियाई हो गए, यूनियन हो चुका है, कैरियोगेमी हो गई। और कैरियोगेमी किस में हुई? सिर्फ जो फीमेल प्लांट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो बन रहे हैं उनके केंद्रक की फ्यूज कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ एंथीडियम सिर्फ एस्कोगोनियम के चारों तरफ लिपटा है। और यहाँ आपको एक सेप्टम दिखाई दे रहा है, दिस इज वन सेप्टम, ये एक सेप्टम दिखाई दे रहा है। इस सेप्टम से बाहर की तरफ वाली चीज़ क्या है? ये एंथीडियम है और ये एंथीडियल फिलामेंट है। तो ये सिर्फ लिपट गया, इसके बीच की वॉल डिजॉल्व हुई, खाली साइटोप्लाज्म एस्कोगोनियम में गया, न्यूक्लियस यहीं रह गया इसका। तो देर इज नो यूनियन ऑफ द nuclei of male and female reproductive organs. This is a characteristic feature of penicillium which is different from other fungi. अब ये जो एस्कस बन गया, इस एस्कस के अंदर दोनों केंद्रकों के यूनियन से 2n न्यूक्लियस बन गया। इस 2n न्यूक्लियस में अब होता है अर्धसूत्री विभाजन। दिस इज मियोसिस, रिडक्शन, डिवीजन। दिस इज आर एंड दिस इज डी। आर एंड डी माने रिडक्शन डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। अगर ये 2n है तो जितने भी स्पोर्स बनेंगे, अंदर जितने भी न्यूक्लियाई बनेंगे उनके अंदर n होगा। तो एक रिडक्शन डिवीजन और एक वन मोर माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई इन वन एस्कस। 8 न्यूक्लियाई बनते हैं एक एस्कस में। हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है, और इस तरीके से एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं। यू कैन सी 8 एस्कोस्पोर्स इन दिस। दीज आर दी एस्कोस्पोर्स। ये एस्कोस्पोर्स, ये एस्कस की वॉल और अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बन गए। अब क्या होता है कि बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर एक एस्कस यहाँ बना, एक एस्कस इस जगह बना, एक एस्कस यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक अन्य बहुत सारी ये दूसरी सेल्स हैं उनसे एसआई बन गए। तो बहुत सारे, खूब सारे एसआई हैं। अब ये एसआई जो हैं ये बाहर बिखरे हुए रहेंगे, तो क्या होता है, तब तक प्रतिकूल परिस्थितियां आ चुकी होती हैं, क्योंकि लैंगिक जनन अधिकतर उस समय होता है जबकि अनुकूल परिस्थितियां कम होने लग जाती हैं। एंड बाय द कमेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाय द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स, व्हाट हैपेंस,
the unfavorable conditions are formed. अब प्रतिकूल परिस्थितियां जब बन गई तो इस एस्कस, बिकॉज एस्कस इज अ थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर और इसके अंदर एस्कोस्पोर्स हैं, वो भी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रतिकूल प्रभाव इनके ऊपर ना पड़े या इनका जीव द्रव्य की डेथ नहीं हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारी जो डेलिकेट स्ट्रक्चर्स बनती हैं विच आर गोइंग टू multiply, which are the modes of multiplication or which are going to form new plants in future at the commence of favorable conditions, इनका प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। और वो प्रोटेक्शन कैसे होगा? देखिए, एस्कोजिनस हाइफा की जो ऊपर वाली कोशिका है वो ये एस्कस बना रही है ना, तो बची हुई जितनी भी कोशिकाएं हैं वो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स या दूसरे वेजिटेटिव फिलामेंट्स या एस्कोजिनस हाइफा की वो कोशिकाएं जो कि एस्कस नहीं बना रही हैं, ये सब चीज़ें आपस में मिल करके एक थिक वॉल्ड कवरिंग इन एसआई के चारों तरफ बना लेती है। एंड दिस कंप्लीट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर विच इज़ कवर्ड फ्रॉम ऑल दी साइड्स, चारों तरफ से जो कवर्ड होती है वो स्ट्रक्चर कहलाती है क्लिस्टोथीसियम। दिस इज कॉल्ड एज क्लिस्टोथीसियम। ये क्लिस्टोथीसियम बन गई। अब जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये क्लिस्टोथीसियम की वॉल टूट जाती है और एस्कोस्पोर्स सारे के सारे बाहर निकल आते हैं। बाहर निकल आने के बाद में दे विल जर्मिनेट, एग्जाइन उनकी या आउटर वॉल जो होती है वो फट जाएगी और इनर वॉल बाहर एक जर्म पोर के माध्यम से, जर्म पोर से होकर के बाहर निकल आएगा और वो एक नया वेजिटेटिव माइसीलियम बना लेगा। जिस वेजिटेटिव माइसीलियम पे, क्योंकि ये अनुकूल परिस्थितियों में हो रही है तो एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं, दिस वेजिटेटिव माइसीलियम विल देन अंडरगो formation of conidia. So this is all about the modes of reproduction: vegetative reproduction by fragmentation, asexual reproduction by conidia formation, and sexual reproduction by the formation of escogonia and antheridia, and the union of two nuclei of escogenous hypha of escogonium or escogenous hypha, resulting in the formation of clistothecium. So this is all about the reproduction and penicillium. Penicillium is very important from economic point of view क्योंकि पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है and which is of high medicinal importance. Thank you and best of luck.